गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ओएसिस एडुजोन, जहाँ पे हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस करते हैं। एंड हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस स्पेशल क्यों है, क्यों थोड़ा सा तो अलग है मार्केट से, बिकॉज हम यहाँ पे स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स की जो रिलेशन रहती है उसी बेसिस पे ही सिर्फ रेलिवेंट चीज़ें पढ़ते हैं। नो बकवास कि हाँ कंटेंट बढ़ाना है, आवर्स बढ़ाने हैं, सारा कवर कर रहे हैं ये दिखाने के लिए, बस इररेलेवेंट चीज़ें भी हम यहाँ पे कवर नहीं करते। ठीक है, बाकी ये क्यों रेलिवेंट मैं क्यों बोल रही हूँ, यहाँ पे स्पून फीड हम अंधे वाले स्पून फीड तो आपको करते नहीं है। ठीक है, आपको जो काम करना है वो मैं ध्यान रखती हूँ कि आप रिवीजन करो, वो करो ना करो वो आपका दायित्व है, बट मेरा दायित्व है आपको एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे आप रिवीजन करने पे मजबूर हो जाओ। एंड आपने अगर लास्ट मंथ से ये न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो किया है, देन मैं आपको जो स्टैटिक रहता है उसमें अगर कुछ न्यू फैक्ट आता है न्यूज़ में, जो आपको रिसर्च करना पड़ता है वो मैं आपके लिए यहाँ पे एज नोट्स देती हूँ ताकि नोट्स आपकी अपग्रेड हो। ठीक है, बाकी के जो मेन स्टैटिक वाले चीज होते हैं वो मैं आपको कहती हूँ कि बुक खोलो, उसके कोने में जाके ये न्यू वाली फैक्ट लिखो। ये बुक को खोलना, किताब को खोलना, नोट्स को खोलना एंड रिवाइज करना ये आपका काम है। मैं आपको रिमाइंडर देती हूँ। आपका दिन का 2-3 घंटा आप बिगिनर हो तो न्यूज़पेपर पढ़ने में जो जाता है वो बचाती हूँ, ताकि आप एक होलिस्टिक वे से ज़्यादा जो टाइम बचता है वो रिवीजन में लगा के आप अच्छा रिजल्ट ला पाओ। ऑल्सो मैंने पहले दिन भी कहा था, आज फिर से बोल देती, न्यूज़पेपर तो मैं कवर कर रही हूँ। अगर आप दूसरे न्यूज़पेपर एनालिसिस सुन रहे हो तो वहां से भी आपका एनालिसिस पूरा हो रहा है। फैक्चुअल चीजें स्टैटिक के साथ करंट अफेयर्स अपने नोट्स अपग्रेड के लिए अगर ये न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो कर रहे हो तब भी ठीक है। फिर भी मैं कहूंगी कोई भी एडिटोरियल जो मैंने डिस्कस नहीं किया, मान लो आज असम ट्रिब्यून में ये वाला एडिटोरियल मैंने डिस्कस किया, बाकी दो उतने रेलिवेंट नहीं है और आने वाले दिनों में। और देखो, और एक चीज मैं कहना चाहती हूँ, आईआर के जो टॉपिक्स होते हैं ना वो इस तरीके से होते हैं कि हाँ आज चाय पिए, अब बैठे, अब इस टॉपिक पे बात किए, अब लंच किए, फिर बैठे, तो उसको एक साथ में होने दो, वो कार्यक्रम पूरा खत्म होने दो, फिर जो एडिटोरियल आएगा फिर वो हम होलिस्टिक वे से हम कवर करेंगे। न्यूज़पेपर वाला भी वैसा ही एक देगा, एंड में भी वो देगा वैसा, तो उसके बारे में चिंता मत करो। तो आज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने किया। तो बाकी अगर जो भी एडिटोरियल, बाकी 3 एडिटोरियल तो बचते हैं आपके, उसमें से कोई भी एडिटोरियल आप 10 मिनट पढ़ो। ये नॉट फॉर आपका जीएस रिलेटेड, बट इट्स यूजफुल फॉर योर सी सेट, ताकि सी सेट में जो कंप्रीहेंशन है ना एग्जाम से पहले। मैम इन्फेरेंस, चलो मैं तो अभी नहीं पढ़ा रही हूँ सी सेट, इन्फेरेंस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स पूछते हैं ना, फिर इम्प्लाई इम्प्लाई आ जाता है, इम्प्लाई का डेफिनेशन क्या है, कंक्लूजन आता है कंप्रीहेंशन में, यूपीएससी में ज्यादा ऐसे डेप्थ में पूछता है कंप्रीहेंशन, वो कैसे करे, वो एग्जाम के एक हफ्ते पहले नहीं होता, अभी से होता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि एग्जाम में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अलग नहीं है, एक ही साथ सब कुछ चलता है। यानी एक ही साथ लेके सब कुछ पढ़ोगे, एग्जाम पास करो या ना करो, आप बहुत ही एक अवेयर सिटीजन, एक आपके अंदर स्किल वाले व्यक्ति बन जाओगे आप। बस एग्जाम के लिए मत पढ़ो, लेकिन अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए भी पढ़ो। इसलिए कॉलेज लेवल वाली पढ़ाई यहाँ पे मत करो, होलिस्टिकली करो, सब कुछ कनेक्ट करके, ताकि रिजल्ट हो ना हो ये चीज तो पक्की है, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, लेकिन स्किल डेवलप करना, अपग्रेड करना ये आपके हाथ में है। तो इसलिए मैं आपको बताती रहती हूँ कि देखो, सब बता रही हूँ फिर भी आपको ये पढ़ना क्यों है 10 मिनट, ताकि सी सेट आपका डे 1 से स्ट्रांग हो जाए। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ गया हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला न्यूज, जो है कि देखो, ये कहता है कि जो अरुणाचल प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खंडू जी, उन्होंने कहा है कि हमारी स्टेट शेयर करती है 1200 किलोमीटर बॉर्डर, दैट इज अरुणाचल प्रदेश की जो बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ करती है, चाइना के साथ नहीं। चैलेंजिंग बीजिंग टेरिटोरियल क्लेम, चाइना क्लेम करता रहता है ना कि अरुणाचल के बॉर्डर एरियाज में वो हमारा गांव है, हम रिनेम, वो अपना रिनेम करते रहते हैं, अपने हिसाब से नाम लगवाते रहते हैं। फिर जो ये मैकमोहन लाइन है, मैकमोहन लाइन कौन सा है मैप में, दिस एरिया, राइट, तो तिब्बत को भी चाइना अपना कहता है। तो वही ये डिप्लोमेटिक वे से उन्होंने जवाब दिया कि नहीं हम तो तिब्बत को ही मानते हैं, हमारा अरुणाचल का तो बॉर्डर तिब्बत के साथ में लगता है, टच होता है, चाइना के साथ नहीं, ये 1200 किलोमीटर ऐसा। तो ये इनडायरेक्टली वही है कि हाँ बताना चाहता है चाइना को कि हम आपके बातों को भाव नहीं दे रहे, हम तिब्बत को ही मानते हैं। तो चलो ये तो हो गई आम जनता वाली न्यूज। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा ये चीज याद रखो कि इन्होंने ये बोलते वक्त कहा है कि 1914 शिमला कन्वेंशन एंड मैकमोहन लाइन को हम मानते हैं बिकॉज इट वैलिडेट द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड।
सॉरी बाउंड्री। तो मैकमोहन लाइन एंड शिमला कन्वेंशन क्या है कि इट्स क्रिएटेड आफ्टर एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड तिब्बत। दिस डिमार्केशन सेपरेट अरुणाचल, तब नेफा क्या कहा जाता था अरुणाचल प्रदेश को, फ्रॉम तिब्बत। चाइना which did not fully accept the convention later occupied तिब्बत in 1950। तो ये जो ये जो मैकमोहन लाइन है, ये शिमला कन्वेंशन के थ्रू ये यही दर्शाता है कि ये हमारी जो अरुणाचल की बॉर्डर है वो सेपरेट करता है तिब्बत से। ठीक। लेकिन चाइना ये नहीं मानता, चाइना कहता है नहीं, तिब्बत को तो हम नहीं मानते, तो फिर ऑक्युपाई भी किया था उसने 1950 को, राइट। तो अब तिब्बत की हिस्टोरिकल जो एक स्टेटस है वो क्या है कि तिब्बत फंक्शन है सोवरियन एंटिटी कैपेबल ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज बिफोर चाइनीज ऑक्यूपेशन। वो अपने इंटरनेशनल ट्रीटीज करते थे, अपने आप को सोवरियन एंटिटी जैसा कैपेबिलिटी रखते थे, ठीक है। रीइंफोर्सिंग ओरिजिन अरुणाचल्स ओरिजिन बॉर्डर रिलेशनशिप विद तिब्बत। वो ये भी कहते हैं कि हाँ अरुणाचल का ओरिजिनल बॉर्डर तिब्बत से है, तो इसलिए तिब्बत और अरुणाचल में एक काफी एक अच्छा रिलेशनशिप है बोल सकते हो, डिप्लोमेटिकली ऑफिशियल लेवल पे भी, ठीक है। बट चाइना तो ठीक है, वो तो बोलता रहता है, अब सबको पता है। तभी लेंथ ऑफ द बॉर्डर तिब्बत के साथ अरुणाचल प्रदेश की दैट इज 1200 किलोमीटर, भूटान के साथ 150 किलोमीटर और 550 म्यांमार के साथ, राइट। अब ये देने का मतलब कभी कभी देखना ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर या मैच द फॉलोइंग हो, ये सब आ जाता है, तो थोड़ा सा आपको याद, सबसे ज्यादा तिब्बत का है, देन म्यांमार का है, एंड सबसे कम भूटान का, टीएमबी, ठीक है। तारक मेहता बड़े हो गए, ठीक। तो ऐसा कुछ भी याद रख लो यार। बुमला एंड टुलुंगला पास है, दो पास है जो लिंक करता है अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत को, साइट्स ऑफ ट्रेड, ट्रेड के लिए यूज करते हैं, एंड सिक्योरिटी मीटिंग्स के लिए यूज करते हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स थे न्यूज में जो आपको, इस न्यूज देखो ये न्यूज तो चलता रहेगा, ये स्टैटिक है। अगन आईआर में इंडिया चाइना रिलेशन, इंडिया तिब्बत रिलेशन, जो आपका चैप्टर है, आप कोचिंग बुक पढ़ रहे हो, कोई भी आप अगर रेफरेंस किताब पढ़ रहे हो वहां पे है, वहां अब जाओ देखो। अगेन मैं कह रही हूँ कि रिवीजन में आपको बोल देती हूँ कौन सा आपको पढ़ना है, यहाँ पे मैं दूंगी वो आपको उतना हेल्प नहीं होगा। देखो मैं देने के लिए तो आपको किताब से उठाकर गूगल से कॉपी पेस्ट करके चाइना तिब्बत की सारी जो हिस्ट्री है, जो भी स्टैटिक पोर्शन है, मैं यहाँ दे सकती हूँ, एक्सप्लेन भी कर सकती हूँ, बट उससे क्या फायदा होगा आपका, नहीं होगा। आपको मैं बता रही हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है। इट्स नॉट जस्ट अ न्यूज पेपर एनालिसिस, इट्स रिबिल्डिंग योर माइंडसेट ऑल्सो एज एन एस्पिरेंट, ठीक है। ताकि आपकी एंड ऑफ द जर्नी यू हैव दिस थिंग कॉल स्किल। सिर्फ नॉलेज नहीं, सिर्फ नॉलेज होगा तो एग्जाम फेल होने पे पागल हो जाओगे, स्किल होगा तो एग्जाम फेल होने पे भी हिम्मत वाले रहोगे, कुछ कर लोगे, ठीक है। तो ये चीज है कि जो एक्स्ट्रा है ये जोड़ो। तो आज जाओ चाइना इंडिया तिब्बत इंडिया के जो भी रिलेशंस, आईआर जो भी किताब बुकलेट जो भी पढ़ रहे हो, वो वाला पन्ना खोलो, उसे एक बार रीड करो, यहाँ से कुछ एडिशनल पॉइंट मिलते हैं तो वहां पे कोने में लिख दो करंट अफेयर्स अपडेट, ठीक हो गया। अब हमारा नेक्स्ट न्यूज जो है वो है अगेन ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट, जो आता है जीएस 3 पेपर इन्वायरमेंट में। ये टॉपिक पे पीवाईक्यू में मेंस में क्वेश्चन आ चुका है। तो अभी हाल ही फिलहाल में वाइल्ड लाइफ जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उस रिपोर्ट में ये रिवील करता है कि 1806 ह्यूमन एलिफेंट कन्फ्लिक्ट हुए हैं असम में, जिससे थोड़ा बस मोटा मोटी ये कुछ याद रखने की नहीं है कि बहुत सारे ह्यूमंस डेथ हुए हैं, इंजरीज हुए हैं, इतने सारे एलिफेंट्स भी मारे गए हैं। तो देखो ये थोड़ा सा आइडिया रखना, कभी न्यूज में सॉरी क्वेश्चन में ऐसा आ जाए कि एलिफेंट डेथ तो होते हैं असम में, मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो थोड़ा आपको जानकारी होना चाहिए, आइडिया बीइंग फ्यूचर सिविल सर्वेंट, राइट। तो एलिफेंट कैजुअलिटीज, इतने सारे डेथ्स, नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, ड्यू टू ह्यूमन कॉजेस, इलेक्ट्रोक्यूशंस के चलते, एक्सीडेंट, ट्रेन कॉलिजन, पॉइजनिंग, पोचिंग, फिर किलिंग्स एंड व्हीकल कॉलिजन तो होता ही है। तो सबसे ज्यादा सोनीतपुर वेस्ट डिवीजन recorded highest human casualties. Gwalpara district impacted 80 village, total of this village in conflict. थोड़ा नाम याद रखो। तो ये सब देखो अभी मॉनसून है, तो मॉनसून में ये सारे जो एलिफेंट होते हैं खाना खोजने के चक्कर में वो रास्ते में आ जाते, तो ऐसे एक्सीडेंट्स बहुत सारे हो जाते हैं, ट्रेन कॉलिजन्स हो जाते हैं। फिर फॉरेस्ट कवर हमारी, थैंक्स टू आवर डेवलपमेंट की फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा कमती है, एग्रीकल्चर के चलते, इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते, माइनिंग के चलते, इलेक्ट्रिक फेंसेस के चलते, और इलेक्ट्रिक फेंसेस के थ्रू अनसेफ जो हम पावर लाइंस कंस्ट्रक्ट करते हैं, रेलवे एक्सपांशन के चलते, तो ये सबसे वाइल्ड लाइफ का बहुत सारा इम्पैक्ट तो होता ही है। तो ऑल दीज आर रीजंस एंड प्लस हॉटस्पॉट, ये देने का क्या है, ये आप मेंस के लिए, मेंस
ह्यूमन एनिमल जो कन्फ्लिक्ट होता है, चाहे आज एलिफेंट आया लेकिन कल टाइगर आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये वाली चीजें तो सेम ही रहेगी ना। मतलब अनसेफ पावर लाइन, इलेक्ट्रिक रेलवे एक्सपांशन, कोई भी जानवर हो, ये सारी चीज तो उनको अफेक्ट करेगा ही, राइट। तो कुछ कन्वर्सेशन कंजर्वेशन तो फ्रेमवर्क्स होते ही है हमारे। प्रोजेक्ट एलिफेंट है, ठीक है, वो कौन से मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, एम्स टू प्रोटेक्ट एलिफेंट कॉरिडोर्स एंड रिड्यूस कन्फ्लिक्ट वाया माइक प्रोग्राम। माइक प्रोग्राम इज इन न्यूज, टाइगर से रिलेटेड नहीं, एलिफेंट से रिलेटेड होगा तो मार्क कर लेना, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री, जेंडर स्पेसिफिक पॉपुलेशन मैनेजमेंट, तो ये सारी चीजें हैं जो आप मेंस में लिख सकते हो। थोड़ा थोड़ा जो फैक्ट है वो प्रीलिम्स में याद होना चाहिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है सोलर पावर हैंगिंग फेंसर, हमें अभी होम ह्यूमन सेफ्टी भी तो देखनी होगी ना। तो वो ह्यूमन सेफ्टी, एनिमल भी सुरक्षित रहे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि मिटिगेशन इंक्लूड क्या क्या, सोलर पावर्ड हैंगिंग फेंसेस, ताकि इलेक्ट्रिक सोलर से चले, ठीक। देन अर्ली वार्निंग सिस्टम, देन कम्युनिटी विजिलेंस, जैसे कि गजा कोठा, गजा कोठा इनिशिएटिव, देन पावर लाइन, देन रेलवे रेट्रोफिटिंग, इम्प्रूव कंपनसेशन, ट्रेन रेस्पॉन्स टीम। मतलब यहाँ पे जो हमने प्रॉब्लम बताई उसी का ही सोल्यूशन ही है, तो ये सब कर सकते हैं हम। तो ये मेंस में अगेन ये स्टैटिक का ही है, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट है नोट्स में अपग्रेड करो। तो अभी हमने हमने देखा था कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के रिपोर्ट ने ये रिवील किया है। तो अब ये होता क्या है हम देख लेते हैं। दैट इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया होता क्या है, इट्स एन ऑटोनमस इंस्टीट्यूशन, स्टैब्लिश कब हुआ था, 1982, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये सेम मिनिस्ट्री, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर नर्चरिंग द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड लाइफ साइंस इन द कंट्री, कहाँ पे है, देहरादून, उत्तराखंड, ठीक। तो ये इंटरनेशनल एक्लेम इंस्टीट्यूट है जो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम देता है, कोर्सेज देता है, एडवाइजरी देता है इन वाइल्ड लाइफ रिसर्च एंड मैनेजमेंट। एंड ये बोर्ड चेयर किसके द्वारा किया जाता है, यहाँ यूनियन मिनिस्टर एंड हैज रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज इंस्टीट्यूशन एंड एकेडमिया। ऑब्वियसली कॉमन सेंस लगाना, एग्जाम में सिर्फ सेंटर या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट आएगा तो नहीं, सेंटर भी चाहिए होगा, स्टेट भी चाहिए होगा, सिर्फ एक ही पर्टिकुलर है क्या, इंस्टीट्यूशन एकेडमी रिसर्च के लिए भी तो चाहिए होगी ना। ये तो फोकस ही करता है कि रिसर्च में, कि हम रिसर्च कर पाए कि कैसे हम बचा सके, ये सारे ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर सके, ह्यूमन एनिमल। तो यही इस न्यूज से कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट थी, नोट्स में अपग्रेड करना, रिवीजन करना और ये एमसीक्यू सॉल्व करना। दूसरा जो न्यूज है वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट टेक्स सुओ मोटो नोट ऑन ईडी समनिंग लॉयर्स फॉर ऑफरिंग लीगल एडवाइस। तो अभी जुलाई 9 2025 मीन्स कल ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया सुओ मोटो प्रोसीडिंग्स। वो क्या होता है हम देखेंगे, ताकि इन्फोर्समेंट टू रिव्यू द इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट प्रैक्टिस ऑफ समनिंग लोअर, मतलब ईडी ने कुछ लॉयर्स को समन किया, ठीक। एडवोकेट अरविंद दत्तर एंड प्रताप वेणुगोपाल, चलो नाम याद ना भी रखो, हु ऑफर्ड लीगल एडवाइस एंड रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज इन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। चलो ये तो न्यूज है, ये इतना हमें ठीक है, इस डिटेल्स में नहीं जाना चल रहा है। अब हम एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ये एक फैक्ट है न्यूज़पेपर में, थोड़ा जान लो। सेक्शन 132 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 प्रोटेक्ट करता है द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ क्लाइंट एंड लॉयर के बीच में जो इंटरेक्शन होती है, एंड रेस्ट्रिक्ट लीगल प्रोफेशनल क्वेश्चनिंग, ठीक है। तो ये सारी चीज जो लीगल प्रोफेशनल क्वेश्चनिंग को रेस्ट्रिक्ट करता है, क्लाइंट लॉयर की जो प्राइवेसी है, कॉन्फिडेंशियल, जो आप अगर लॉयर हो, मान लो मैं आपकी क्लाइंट हूँ, तो हम दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन उसकी जो कॉन्फिडेंशियली मेंटेन करता है, सेक्शन 132 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक। तो जो जुडिशियल रिव्यू ऑफ एजेंसी पावर, ये सुओ मोटो एक्शंस जो होते हैं, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इनिशिएट किया है, ये रीएफएम करता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी एक प्रोफेशनल ऑटोनॉमी है, जिससे वो एग्जीक्यूटिव ओवरब्रिज को प्रिवेंट कर सके, ताकि वो सेपरेशन ऑफ पावर इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री को मेंटेन कर सके, राइट। एंड इसलिए हम कहते हैं कि सुओ मोटो एक्शन बाय इंडियन कोर्ट्स आर रिफ्लेक्शन ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। तब जुडिशियल एक्टिविज्म पे तो क्वेश्चन आ सकता है, आया भी था पहले, या जुडिशियल रिव्यू में भी आ जाए, ठीक है। तो आपको एज एग्जाम्पल ये वाला केस स्टडी में लिख सकते हो। तो इसलिए नोट्स को अपग्रेड करो, सुओमोटो करते हैं कोर्ट, ऐसे करके हम यहाँ पे दिखा सकते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म हमारे कंट्री में प्रैक्टिस होता है, हाल ही फिलहाल में ऐसा किया गया था। बस इनका नाम भी याद मत रखो, बस ये टॉपिक ही याद रख लो इस एग्जाम्पल, है कि नहीं। तब सुओमोटो कॉग्निजेंस है क्या, ये है कि
ये एक एक्शन होता है जो लिया जाता है सिर्फ कोर्ट के द्वारा नहीं, गवर्नमेंट एजेंसी भी ले सकता है, कोर्ट भी ले सकता है, या फिर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी ले सकता है ऑन देयर ओन एप्रीहेंशन, खुद से ले सकता है, ठीक है। ए कोर्ट टेक्स suo motu cognizance of a legal matter when it receive information about the violation की कुछ राइट्स की वायलेशन हुई है, कुछ ड्यूटी की ब्रिच हुई है, ब्रिच ऑफ ड्यूटी थ्रू मीडिया और ए थर्ड पार्टी नोटिफिकेशन। मीडिया या थर्ड पार्टी के नोटिफिकेशन से अगर सुप्रीम कोर्ट को पता चलता है कि कहीं पे वायलेशन हुआ है, कहीं पे ब्रिच ऑफ ड्यूटी हुआ है, तो वो suo motu इनिशिएटिव ले सकता है, इनिशिएट कर सकता है, ठीक। तो इसी से रिलेटेड आर्टिकल हमें 32 एंड आर्टिकल 226 लक्ष्मीकांत खोलो, वहां पे जाके ये वाली चीजें लिखो, अगर नहीं है बेसिक चीजें तो है ही ऑब्वियसली, उससे भी ज्यादा है, वो पढ़ लो एक बार रिविजन, ठीक। तो ये जो दोनों आर्टिकल है ये प्रोविजंस ले करता है फॉर फाइलिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट रेस्पेक्टिवली। तो इसी के थ्रू यही सारी चीज हमारे कोर्ट को पावर देता है टू इनिशिएट लीगल एक्शन ऑन देयर कॉग्निजेंस ऑफ ए मैटर। अब यहाँ पे हमने कहा ना कि थर्ड पार्टी के नोटिफिकेशन या मीडिया के थ्रू कोर्ट सुओ मोटो इनिशिएट कर सकता है, लेकिन वो मिलेगा कहाँ से? ये पिल्स के थ्रू भी तो मिलता है ना सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्मेशन, पब्लिक ये लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं। तो ये आर्टिकल याद रखना 32 226 इंपॉर्टेंट है। और ये जो सुओ मोटो पावर है सुप्रीम कोर्ट जो कर सकता है, यह कौन से आर्टिकल 131, ठीक। तो यही 131 सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन देता है, ठीक है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन किस चीज के लिए? कि वो डिस्प्यूट अराइजिंग बिटवीन स्टेट्स और बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। The article gives Supreme Court power to take up such cases straight instead of going through a lower court. Means सुप्रीम कोर्ट सीधा ये केस ले सकता है, इसलिए कहता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, मतलब उसे लोअर कोर्ट में पहले आएगा फिर ही उसके पास सुप्रीम कोर्ट के पास आ सकता है, ऐसा नहीं। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच, सुप्रीम कोर्ट खुद ये ले सकता है स्ट्रेट अवे, ठीक है। वो लोअर कोर्ट से जाने की जरूरत नहीं है, इन केसेस को सीधा यहाँ पे डील कर सकते हैं, इसलिए ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, ठीक। समझ आया? ये एमसीक्यू सॉल्व करना, सिंपल भाषा में पढ़ रहे हैं। बाकी अब लक्ष्मीकांत उठाओ। अभी लक्ष्मीकांत, अभी जो मैं बोल रही हूँ आपको, लक्ष्मीकांत हो, कोचिंग मटेरियल हो, कुछ भी हो, अगर वहां पे कुछ समझ ना आए आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं हूं ना यहाँ पे, कल आपको समझा दूंगी। कितना ही जाएगा, 5-10 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, तो वो मैं आपको बता दूंगी ना, इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट न्यूज है वो है अरुणाचल के जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू जी, उन्होंने कहा है कि 14 दलाई लामा को भारत रत्न देना चाहिए, क्योंकि उनकी एक नालंदा ट्रेडिशन को उन्होंने रिवाइव किया, ठीक है। उन्होंने जो प्रिजर्व जो सॉरी जो एंशियन जो नालंदा ट्रेडिशन है वो उन्होंने बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के थ्रू पूरे इंडिया में उन्होंने रिवाइव किया, जो एक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन में क्रिटिकल रोल प्ले करता है, ठीक। तो नालंदा की जो लिगेसी है, प्रीमियर सेंटर है इंडिया की बुद्धिस्ट लर्निंग के लिए, 5th-12th सेंचुरी में था, तो इन्फ्लुएंस हुआ तिब्बतन रिलीजन तक, एंड इसलिए दलाई लामा भी एक मॉडर्न इनहेरिटर बने, ताकि इंडियन स्पिरिचुअल हिस्ट्री के साथ तिब्बतन प्रैक्टिस को जोड़े। तो उन्होंने कह सकते हो कि रिवाइव करके बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के थ्रू फैलाया इस ट्रेडिशन को, राइट, जिंदा रखा नालंदा के लिगेसी को। तो इसलिए उन्हें भारत रत्न से नवाजा चाहिए, ऐसा कौन कह रहे हैं? सीएम, चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, और उन्होंने कहा है कि वो सेंटर को भी ये इनिशिएट करेंगे ये चीज। तो ये तो हो गई कहानी, लेकिन अब आपको अगर कोई पूछे फर्स्ट टाइम ऐसा है क्या कि कोई बाहर जो फॉरेन बॉर्न इंडिविजुअल को दिया जा रहा है भारत रत्न? नहीं, पहले भी दिया हुआ है। मदर टेरेसा को दिया गया था 1980, अब्दुल गफर खान को दिया गया था 1887, 1987 नेल्सन मंडेला को दिया गया था 1990 फॉर ऑनरिंग ग्लोबल मॉडल फिगर्स, ठीक है। तो भारत रत्न जो क्या है, वो इंडिया की हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। स्टैब्लिश कब हुई थी? 1954। ये ओरिजिनल स्टैच्यूट जो रिलीज हुई थी 1954 जनवरी में, जो ओरिजिनल जो इसकी ये स्टैच्यू, मतलब ओरिजिनल जो भारत रत्न, सॉरी 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 ये नहीं, मीन्स जो ओरिजिनल स्टैच्यूट रिलीज्ड इन जनवरी 19, जो पहले मीन्स भारत रत्न जो पहले जब हमने ये रिलीज किया था कि हाँ ये हम अवार्ड देंगे, उसमें ना कोई प्रोविजन नहीं थी रिगार्डिंग पोस्टुमस अवार्ड, मीन्स डेथ होने के बाद अवार्ड दिया जाएगा, ऐसा कुछ प्रोविजन पहले नहीं था। वो ऐड किया गया 1966 से, पहले वो पोस्टुमस वाली प्रोविजन थी नहीं। आफ्टर डेथ भी हम दे सकते हैं, वो कब से लागू हुआ? 1966, राइट। तो ऑन प्राइम मिनिस्टर सजेशन to the president, a maximum of 3 Bharat Ratna can be presented each year. मैक्सिमम आप
3 भारत रत्न दे सकते हो एक साल में। प्रेसिडेंट को कौन सजेशन करता है? प्राइम मिनिस्टर। द अवार्डीज आर नॉट अलाउड टू यूज, आपको भारत रत्न अवार्ड मिल गया लेकिन आप प्रीफिक्स नाम के आगे सफिक्स यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा फंडामेंटल राइट दैट इज आर्टिकल 18 ही कहता है ना, क्या कहता है कि इट एबोलिशेस ऑल टाइटल, ये प्रोहिबिट करता है स्टेट को फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल टू एनी बॉडी वेदर ए सिटीजन और अ नॉन सिटीजन, चाहे वो कोई भी हो, नॉन सिटीजन भी आप बोल सकते हो कि नॉन सिटीजन को तो दे ही सकते हो, वो थोड़ी ना फंडामेंटल राइट। तो इसलिए हमने लक्ष्मीकांत में आपने देखा होगा ना, कुछ फंडामेंटल राइट्स सिटीजन एंड नॉन सिटीजन दोनों पे लागू होता है। तो जाके रिवाइज करना, आज वो एक चार्ट है ना लक्ष्मीकांत किताब में, वो चार्ट को रिवाइज करना एंड साइड में लिख देना अगर नया इन्फॉर्मेशन कुछ भी है, राइट। फर्स्ट जो यहाँ इंडिया में हमारी भारत रत्न किसे दिया गया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सीवी रमन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इन 1954। और सचिन तेंदुलकर इज द फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन एंड यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो ये कुछ फैक्ट है, अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स में आ सकता है, आपको याद रखना है, ठीक। क्या क्या दिया जाता है? सर्टिफिकेट, सनद कहते हैं, साइन बाय प्रेसिडेंट, याद रखना प्राइम मिनिस्टर नहीं, प्रेसिडेंट, एंड ए मेडेलियन, द मेडेलियन इज कास्ट इन ब्रॉन्ज, ये चीज इसे कहा जा रहा है। द डिजाइन ऑफ द मेडेलियन रिजेंबल्स द लीफ ऑफ पीपल ट्री, यही पत्ते जैसा है ना, लीफ ऑफ पीपल ट्री, याद रखना, नीम ट्री आ जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। विथ ए सनब्रेस्ट एट द सेंटर, यही सूरज जैसा जो स्पोक्स बने हुए। द वर्ड्स भारत रत्न आर engraved below this thing, right? The emblem of India is embossed on the back, means ये तो फ्रंट साइड है, इसके बैक साइड में एम्बलम बना हुआ है, एम्बलम ऑफ इंडिया, जहाँ पे सत्यमेव जयते देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। द वर्ड डज नॉट इंक्लूड एनी, कोई पैसे की एंडोमेंट दी नहीं जाती, मॉनेटरी एंडोमेंट नहीं है। तो ये थोड़ा फैक्ट याद रखना, क्योंकि ऐसे आर्ट एंड कल्चर या अवार्ड्स इन न्यूज में ऐसे छोटी छोटी फैक्ट्स पूछे जाती है, तो इट्स एन इम्पॉर्टेंट अवार्ड, तो आपको जानना चाहिए इसकी बेसिक क्राइटेरिया फीचर्स क्या होती है, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो ये है कि जो चाइनीज पेंगोलिन है वो रेस्क्यू किया गया सेनापति डिस्ट्रिक्ट। सेनापति डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? मणिपुर में, ठीक है। तो ये नियर सादीम पुखरी बाय लोकल फार्मर, जिन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर लिया। तो एग्जाम में काम की बात, चाइनीज पेंगोलियन की और जो नाम है साइंटिफिक वो क्या है? मेनिस पेंटाडेक्टिला। तो अब एग्जाम में अगर मान लो टफ पेपर के नाम से ये आ जाता है, मैम हमने तो पढ़ाया नहीं, आपने भी पढ़ाया नहीं, नहीं पढ़ाया है थोड़ा, इसलिए याद रखना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा मानी मानी कुछ आया तो इससे रिलेटेड, ठीक है। ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है बाय आईयूसीएन। कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 1 ऑफ डब्ल्यूपीए 1972। ये सारे एक्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। ऑल्सो इट्स स्टैटिक, किताब खोलो वहां पे अपग्रेड करो, ठीक है। और एंडेंजर देखो, आपकी कोई भी आप बुकलेट करो, इन्वायरमेंट की रेफरेंस बुक पढ़ो, एक लिस्ट दी होती है लास्ट में एकदम अपेंडिक्स में, आईयूसीएन की जो भी लिस्टिंग होती है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, वनरेबल, एंडेंजर्ड। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड सारा जो है वो नहीं पढ़ना, जो न्यूज में है वो तो एटलीस्ट जानना है। तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड जहाँ पे है वहाँ पे कोने में ये चाइनीज पेंगोलिन भी लिख लो। तो ऐसे ही आपका नोट्स रेडी होता है, ठीक है। देन इट्स द अंडर कौन सा? SITES का अपेंडिक्स 1, ठीक है। तो ऐसे हम प्रायोरिटी प्रोटेक्शन ये सारे एक्ट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 के, ताकि हम ट्रेड को बैन कर सके। और ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट एक्ट एज पेस्ट कंट्रोलर बाय कंज्यूमिंग एंड एंड टर्माइट्स जो है ये खा लेते हैं, तो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। Then again, small similar village resolutions like Tangul Naga communities prohibiting, देखो ये जो एक कम्युनिटी है ये साथ में मिलके पेंगोलिन हंटिंग को रोकते हैं, प्रोहिबिट करते हैं। तो ऐसे जो ग्रास रूट इनिशिएटिव है हम कम्युनिटी लेड कंजर्वेशन करवा सकते हैं। कल भी हमने ऐसे न्यूज में देखा था 2 टॉपिक्स जहाँ पे कम्युनिटी लेड कन्वर्सेशन हमें कितनी पॉजिटिविटी देती है, वो हम देख चुके हैं। तो मैं देखो अभी महीने में तो ऐसी सारी एग्जाम्पल मैं शायद 10 दे दूं, बट एग्जाम में 10 के 10 नहीं लिखना, जो भी 4-5 आपको याद रहे वही नोट डाउन करो। ऑलरेडी याद हो गए 4-5 तो ये सारे बस सुन लो, लिखने की जरूरत नहीं है। और एडिशन उतना ही लिख के रखो जितना आप खा पाओगे अंत तक, क्योंकि मेंस में आपको रिप्रोड्यूस करना होगा। लोकल नेम साफू या सपू, सफू, ठीक है, इन मैती मणिपुर। तो कुछ भी अगर साफू आ जाता है तो ये चाइनीज पेंगोलिन को ही कहा जाता है लोकल नेम, ठीक है। अभी कुछ और फैक्ट्स थे मिजोरम की, जो अभी भैरबी साइरंग बोडगज लाइन जो कनेक्ट करता है आइजल को टू द नेशनल रेल नेटवर्क, तो ये अभी खत्म होने वाला है, इनॉग्रेशन भी होने वाली है बाय जुलाई 2025। तो इसकी लेंथ 51.38 किलोमीटर,
ठीक है। टनल्स एंड बहुत सारे यहाँ पे कितने फैक्ट्स है, ये याद नहीं रखना कि बहुत सारे टनल्स है, मेजर माइनर ब्रिजेस है, ठीक है, रोड, अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज बहुत सारे हैं। क्यों? क्योंकि ये हिली एरिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यू नो, बहुत सारे डाइवर्सिटी पाई जाती है जियोग्राफिकली। फॉरेस्ट सिस्मिक जोन है, हैवी मानसून होता है, तो इतने सारे ये सारे, ये एक ग्रेट इंजीनियरिंग का एग्जाम्पल है हमारे कंट्री में। ऑल्सो द ब्रिज नंबर दिस, कोई एक ब्रिज है यहाँ पे जो 42 मीटर टॉलर देन कुतुब मीनार भी है। तो थोड़ा सा फैक्ट याद होना चाहिए, दूसरे गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे आ जाते हैं सीधा फैक्ट्स। देन और एक न्यूज में था महिला काव्य मंच, इट्स अ पैन इंडिया पोएट्री फोरम फोकस्ड ऑन विमेन रीजनल काउंसिल्स इन पंजाब, असम, मणिपुर, ऐसे कुछ जगह में। तो थोड़ा ध्यान रखना कि होता क्या है। देन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है नाम्बियाज हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, that is the order of most ancient welwitschia mirabilis during his state visit on, अभी गए हुए हैं ना, लिफ्टिंग हिज ग्लोबल ऑनर, अभी तक उनको ग्लोबल ऐसे ऑनर 27 मिल चुके हैं। दिस रिकॉग्निशन मार्क्स मोदी एज द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू रिसीव 27 फॉरेन स्टेट ऑनर सिंस 2014, राइट। तो ये जो अवार्ड है, ये जो ऑनर है जो इनको दिया गया, इट्स नेम आफ्टर ए यूनिकली रेजिलिएंट डेजर्ट प्लांट, इज नाम्बियास टॉप सिविलियन अवार्ड एस्टेब्लिश इन 1995। तो यही समझाने लायक तो कुछ है नहीं, समझ गए ऑलरेडी। देन ये एक टर्म था टिपड़ा मोथा पार्टी, इट्स अ लीडिंग ट्राइबल वॉइस इन त्रिपुरा, टिपड़ा त्रिपुरा ऐसे याद रखना। 6 ग्रेटर टिपड़ा लैंड एंगेजिंग विद सेंटर फॉर कम्युनिटी एनहांस ऑटोनॉमी। देन 10th शेड्यूल एंटी डिफ्लेक्शन लॉ, ये गवर्न्स करता है विद रिस्पेक्ट टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन। आज यहाँ हो, कल वहाँ, आयाराम गहराम। तो करेंटली ये एप्लीकेबल नहीं होता ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मेंबर के लिए, ठीक है। तो इसी की वजह से बहुत सारी इंस्टेबिलिटी हो जाती है, जो आज के एडिटोरियल में भी ऑथर ने कहा है विद रिस्पेक्ट टू 6th शेड्यूल। तो हम देखते हैं आज का हमारा एडिटोरियल। तो ऑथर कहता है कि 6th शेड्यूल तो बहुत ही रेलिवेंट है, बट रीसेंट डेवलपमेंट कुछ है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी होता है, तो इसमें रिफॉर्म्स भी चाहिए। देखो कुछ भी चीज परफेक्ट तो होती नहीं है, रिफॉर्म चाहिए होती है, ठीक है। तो 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल दिस एंड दिस याद रखना, जाके देखो लक्ष्मीकांत पे, ठीक। प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ, हमने ऑलरेडी कवर किया, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन सर्टेन ट्राइबल एरियाज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। क्यों? ताकि उनकी कस्टम रिसोर्सेज गवर्नेंस को हम सेव कर सके, है कि नहीं? यही है ना मोटो, तो यही होता है। लेकिन रिसेंट कुछ है, जैसे कि इम्पोजिशन ऑफ गवर्नर्स रूल इन चकमा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल इन मिजोरम, ये इसने ये दर्शाया है कि कुछ तो स्ट्रक्चरल फ्लॉज है, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन है, गवर्नेंस इनएफिशिएंसीज है ये सारे काउंसिल में, क्योंकि इनको तो अपनी इंडिजिनियस जो गवर्नेंस रूल करने की इनकी आज़ादी, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बट गवर्नेंस रूल भी यहाँ पे इनको इम्पोज किया जा रहा है। तो यही ऑथर कहता है कि अभी तक इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल फ्लॉज तो है। तो क्या कहता है कि देखो ये डिजाइन तो किया गया है कि हम प्रोटेक्ट करें माइनॉरिटी ट्राइब्स को इन स्टेट लाइक असम, उनको एम्पावर करे किस चीज से, विद लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी पावर ओवर लैंड, फॉरेस्ट एंड कस्टम्स, ठीक है, ताकि मेजोरिटोरियन जो डोमिनेंस है उन पे उनकी वो डरे नहीं, ठीक है। मेजोरिटोरियन जो नॉन ट्राइबल पीपल है उनकी चीजों को छीन ना ले, उनकी भी प्रोटेक्शन रहे, दोनों के बीच बैलेंस बना रहे, उनका भी कल्चर बना रहे, राइट। तो लेकिन अभी कुछ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज होती, ये जो हमने थोड़ी देर पहले देखा कि 10th शेड्यूल जो एंटी डिफ्लेक्शन लॉ है, सॉरी डिफेक्शन लॉ है, वो अंडर 6th शेड्यूल आता नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, देखो कितने सारे बीजेपी मेंबर शिफ्ट हो जाते हैं, है कि नहीं। तो यहाँ से वहां जाते रहता है, तो ठीक है, ये सारी चीजें क्या होता है, बहुत इंस्टेबिलिटी लाती है चीजों में। आपकी अगर अच्छी मेंबर है वो कहीं और जा रहा है, तो कैसे डेवलपमेंट हो पाएगा, आपका तो ग्रुप ही खत्म ना। तो इसलिए ये जो ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है इसे 10th शेड्यूल के अंडर लाना चाहिए। गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर जो होती है वो थोड़ी सी लिमिट करनी चाहिए, वरना ऐसे गवर्नर रूल लग जाएगा कोई भी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में, ऑथर ऐसा कहता है। गवर्नेंस डेफिशिएंट है, क्योंकि देखो गवर्नेंस होता डेफिशिएंट है तभी तो देखो ये जो गारो हिल्स, जानती खासी हिल्स, यहाँ पे ये फिर भी फॉरेस्ट एंड पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, पैर वैर काट देते इनके फॉरेस्ट में। तो इनको अधिकार होना चाहिए था, खुद अच्छे से करना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी माइनिंग, फॉरेस्ट काटना वाटना रहता ही है, ठीक। ओवर एम्प्लॉयमेंट एंड डिलेड सैलरीज, बहुत सारे गारो हिल काउंसिल को 3 इयर्स से ऊपर
ऑफ सैलरी एरियर्स, बहुत सारे फिजिकल मिसमैनेजमेंट हो रखी है, तो इसलिए हमें ऑडिट लानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी, सेपरेशन ऑफ पावर लानी चाहिए। इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस अगर अच्छा होगा तो फाइनेंशियल एड देंगे, इससे रिलेट करना चाहिए ताकि हम फॉरेस्ट को भी कंजर्व कर पाए। तो हमें होलिस्टिकली कनेक्टेड वे से डेवलप करना चाहिए। रिडंडेंसी पोस्ट स्टेटहुड, कि देखो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ फुल फ्लेज्ड ट्राइबल स्टेट लाइक मेघालय 1972 में बनने के बाद भी फिर भी ड्यूअल पावर सेंटर, फिर भी सेंटर भी रूल कर रहा है, इज क्वेश्चनेबल है कि नहीं। पॉलिटिकल सेंसिटिविटी कुछ पार्टीज को अच्छे से काम करने देता नहीं है, ठीक है। तो हमें क्लियरली डिलिनिएट करना पड़ेगा कुछ फंक्शन की, ये स्टेट के है, ये काउंसिल के है, ये सेंटर के है, ये आप इतना तक कर सकते हो ताकि एफिशिएंसी के साथ अपना काम आपको कर सके, ठीक। देन ओवरलैपिंग जुरिस्डिक्शन, स्टेट गवर्नमेंट और ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एक ही काम डुप्लीकेट रोल करते हैं, एक ही काम करते हैं, दोनों एक ही, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक अगर बल्ब लगा रहे तो दूसरा भी आकर बल्ब लगा रहा है, तो इनएफिशिएंसी हो रहा है ना, बाकी के काम तो रह ही जा रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहा है। तो ये सारी कुछ चीज है। लेकिन अगर हम देखें कुछ कॉन्ट्रास्ट एंड केस स्टडीज जहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिव भी है, जैसे त्रिपुरा की, तो थोड़ी देर पहले जो हमने देखा था, दैट इज तिपड़ा मोथा पार्टी अंदर प्रद्युत माणक्य देव वर्मा, ये एक इनक्रेडिबल फोर्स बना है किस चीज के लिए, इन्होंने निगोशिएट किया डायरेक्टली विथ सेंटर टू सिक्योर ट्राइबल राइट इन अ डेमोक्रेटिकली अल्टर्ड स्टेट, ठीक है। उन्होंने इस पार्टी के थ्रू उन्होंने निगोशिएट किया ताकि सेंटर के साथ ट्राइबल राइट्स को हम सही से बातचीत कर पाए। देन बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल क्रिएटेड वाया पीस अकॉर्ड इन 2003 एंड अपग्रेडेड इन 2020, ठीक है। तो फंक्शंस है स्टेट विद इन अ स्टेट विद इनहांस लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी। नागालैंड में कोई ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल तो है नहीं, लेकिन उनकी लैंड रिसोर्स राइट प्रोटेक्ट करता है आर्टिकल 371 ए। असम की कौन सी है 371 ए बी सी डी, कौन सी है बताना, जाके देखना। तो ऐसा नहीं है कि सिक्स शेड्यूल अच्छा नहीं है, इट्स अ प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल इनोवेशन ऑब्वियसली, बट देखो कुछ चीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव हॉलो होने की वजह से, पार्टीशन पॉलिटिक्स चीज़ें आने की वजह से हमें करनी ज़रूरत है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी, रिसोर्स बेस्ड इंसेंटिव्स, ताकि हम ओरिजिनल जो पर्पस है ट्राइबल एम्पावरमेंट ऑटोनॉमी वो हम मेंटेन रख सके, ना कि पॉलिटिक्स के लिए हम इसे यूज़ करें। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज एडिटोरियल। तो आई होप यू एंजॉयड द क्लास। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिएगा एमसीक्यू, ठीक है। तो कल मिलते हैं, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, खुश होकर पढ़िए एंड स्वस्थ रहिए।